बहुत पहले समय की बात है। सोनपुर नामक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम भोलूराम था। भोलूराम के माता पिता की मृत्यु होने की वजह से वह अपने घर में अकेले ही रहता था। एक दिन भोलूराम जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था कि तभी उसकी नजर एक छोटे से बंदर पर पड़ी जो जख्मी हालत में गिरा हुआ था। लगता है जंगल में इस मासूम बंदर का किसी ने शिकार किया है और ये उस शिकारी से जख्मी होकर यहाँ पर अपनी जान बचाते हुए आया है। हाँ, अरे तुम परेशान मत हो छोटे बंदर, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा और तुम्हारा इलाज भी कराऊंगा। देखना, फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ। भोलूराम उस बंदर को ठीक होने का दिलासा देता है, लेकिन वह बंदर उसे चुपचाप अपनी मोटी मोटी आंखों से देखता रहता है। अरे छोटे बंदर, तुम क्या गूंगे हो? मैं कब से तुम्हें इतनी सारी बातें कह रहा हूँ, मगर तुम हो कि बोलते ही नहीं। मुझे तो लगता है कि तुम बोल ही नहीं सकते। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ। हाँ। भोलूराम उस बंदर को उठाकर चल देता है। अरे भोलूराम, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? और ये बंदर तुम्हें कहाँ से मिला? अरे वैद्य जी, अच्छा हुआ वैद्य जी आप मुझे यहीं पर मिल गए। आप ही के पास आ रहा था। वैद्य जी, ये बंदर बहुत जख्मी है, आप इसका इलाज कर दीजिए। भोलूराम, लोग मेरे पास इंसानों का इलाज कराने आते हैं और तुम इस बंदर को लेकर आए हो। भला इसे इलाज की क्या जरूरत? ये जानवर तो एक दूसरे का शिकार होने और एक दूसरे का शिकार करने के लिए ही दुनिया में आए हैं। अरे नहीं नहीं वैद्य जी, आप ऐसा मत कहिए। जिस तरह हमें दर्द होता है उसी तरह इन्हें भी तो होता है ना। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई इस बंदर के इलाज में लगानी चाहिए। अरे नहीं वैद्य जी, मेरे पैसों का मोल इस बंदर की जान से बढ़कर नहीं है। ठीक है भोलूराम, अब तुम्हारी यही जिद है तो इसके आगे मैं क्या कर सकता हूं? चलो मेरे साथ। इतना कहकर वैद्य जी भोलूराम और बंदर को अपने घर ले आते हैं। वह बंदर की चोट पर बहुत सारी दवाइयां लगाते हैं। देखो भोलूराम, मैंने इसकी मरहम पट्टी तो कर दी है, लेकिन तुम्हें इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ ठीक है वैद्य जी। भोलूराम बंदर को लेकर अपने घर चला जाता है। बंदर बेचारा जख्मी हालत में सुस्त होकर भोलूराम के पास लेटा रहता है। अरे छोटे बंदर, देखना, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ। इतना कहकर भोलूराम छोटे बंदर के लिए केला लेने चला जाता है। अरे छोटे बंदर, देखो मैं तुम्हारे लिए केला लेके आया हूँ। मैंने सुना है तुम बंदरों को केला बहुत पसंद है। अब जल्दी से उठो और ये सारा केला खाकर खत्म कर दो। हाँ। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं और भोलूराम उस छोटे बंदर की ऐसे ही सेवा करता रहता है, जिससे वह छोटा बंदर जल्दी ही ठीक हो जाता है। अरे छोटे बंदर, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। अब मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारे घर मतलब जंगल में मुझे पहुंचा देना चाहिए। अब चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों के पास जंगल में छोड़ देता हूँ। हाँ।
भोलूराम यह कहकर बंदर को जंगल की ओर लेकर चल देता है। ये लो छोटे बंदर, तुम्हारा जंगल आ गया। अब तुम अपने परिवार के पास चले जाओ। मुझे यकीन है कि तुम्हारे परिवार वाले भी यही कहीं होंगे। हाँ। भोलूराम की यह बात सुनकर छोटा बंदर उसकी गोद से उतरता ही नहीं। भोलूराम बंदर को ऐसा करते देख उससे कहता है, छोटे बंदर, अब तुम जंगल में अपने परिवार के पास जाओ। जाओ उनके पास। भोलूराम की बहुत कोशिशों के बाद भी बंदर उसकी गोद से नहीं उतरता। छोटे बंदर को ऐसा करते देख भोलूराम परेशान होकर कहता है, अरे छोटे बंदर, अब मैं क्या करूं? तुम तो मेरी गोद से उतर ही नहीं रहे हो। लगता है तुम वापस जाना ही नहीं चाहते। भोलूराम की यह बात सुनकर बंदर उसके सीने में अपना मुंह छुपा लेता है। छोटे बंदर को ऐसा करते देख भोलूराम मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा, तो तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? वैसे मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं रहता। अच्छा है, मुझे तुम्हारे रूप में अपने लिए एक दोस्त मिल जाएगा। भोलूराम यह कहकर उस बंदर को अपने घर वापस ले आता है और फिर वह दोनों साथ रहने लगते हैं। छोटा बंदर भोलूराम के हर काम में उसका हाथ बटाता और उसके हर काम में सहायता करता। एक दिन भोलूराम जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। तभी वहां पर एक दूसरा लकड़हारा आता है और कहने लगता है, अरे ओए, तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो? मैं भोलूराम हूँ और यहाँ पर लकड़ियाँ काटने आया हूँ। अरे अच्छा, पर मैंने तो तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मैं तो यहाँ रोज आता हूँ। हो सकता है कि आप और मैं रोजाना अलग अलग समय पर लकड़ियाँ काटने आते हो, इसलिए हम दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ये मेरा इलाका है और यहाँ पर मैं लकड़ियाँ काटता हूँ, इसलिए तुम कहीं और जाकर लकड़ियाँ काटो। अगर तुमने दोबारा इस जंगल में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस जंगल में किसी पेड़ पर टांग दूंगा। हाँ, समझे? भोलूराम गरीब होने के साथ बहुत सीधा भी था, इसलिए वह उस लकड़हारे से बिना कुछ कहे चुपचाप अपने घर आ जाता है, जहां छोटा बंदर उसके आने का इंतजार कर रहा होता है। अरे छोटे बंदर, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई दूसरा काम भी नहीं है जिससे मैं अपना और तुम्हारा खर्च उठा सकूं। अब मैं क्या करूं? मैं सोच रहा हूं कि हमें यहाँ से कहीं और जाकर कोई नया काम ढूंढना चाहिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। भोलूराम यह कहकर उस छोटे बंदर को अपने साथ ले जाता है और फिर चलते चलते वह दोनों जंगल की तरफ आते हैं। तभी अचानक बंदर भोलूराम का हाथ जोर जोर से खींचने लगता है। अरे अरे छोटे बंदर, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे बार बार क्यों खींच रहे हो? अच्छा, मैं समझ गया, तुम्हें भूख लगी है ना? रुको, मैं देखता हूँ, शायद इस जंगल में तुम्हारे खाने लायक कोई फल मिल जाए। भोलूराम यह कहकर उस बंदर को अपने साथ लिए जंगल के अंदर किसी फल की तलाश में इधर उधर देखता है, लेकिन उसे उस जंगल में सूखे पेड़ों के अलावा कुछ नहीं दिखता। तभी भोलूराम छोटे बंदर से कहता है, मुझे तो यहाँ तुम्हारे खाने के लिए कोई फल नहीं दिख रहा। अब तुम्हें अपनी भूख थोड़ी देर और बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हम जैसे ही दूसरे राज्य पहुंचेंगे, हो सकता है वहां कोई हमारी मदद कर दे। भोलूराम यह कहते हुए उस जंगल से निकल जाता है और चलते चलते दूसरे राज्य पहुंच जाता है। अब तो शाम होने आई है, लेकिन अभी तक मुझे तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं मिला।
भोलूराम और बंदर नगर में घूम ही रहे थे कि तभी उसे पीछे से उस राज्य के राजा आते हुए दिखाई देते हैं। राजा भोलूराम के पास आते हैं और कहते हैं, अरे युवक, तुम कौन हो? आज से पहले मैंने तुम्हें अपने राज्य में कभी नहीं देखा। असल में महाराज, मैं आपके पड़ोसी राज्य से आया हूँ। ओह अच्छा, तो तुम यहाँ नए हो। तो मैं ये जान सकता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? महाराज, मेरा नाम भोलू राम है और मैं एक लकड़हारा हूँ, मगर मेरे पास इस समय कोई काम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ महाराज। अच्छा, तो तुम काम की तलाश में आए हो। अगर मैं कहूँ कि तुम मेरे महल के बगीचे की साफ सफाई करो और बदले में मैं तुम्हें खाने और रहने की जगह दूंगा, तो क्या तुम ये काम करना चाहोगे? भोलूराम राजा की यह बात सुनकर खुशी खुशी हाँ कर देता है और कहता है, हाँ हाँ महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे काम पर रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। अरे नहीं नहीं भोलू राम, कोई बात नहीं। तुम हमारे पड़ोसी राज्य से आए हो, हमारे मेहमान हो, इस नाते तुम्हारी मदद करना हमारा कर्तव्य है। राजा यह कहकर भोलूराम और उसके बंदर को अपने महल में ले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए और भोलूराम पूरी मेहनत से महल के बगीचे की साफ सफाई करता और उसके साथ उसका बंदर भी उसके छोटे छोटे काम में उसकी मदद करता। राजा भोलूराम को मेहनत और ईमानदारी से काम करता देख बहुत प्रसन्न होते हैं। एक दिन मंत्री जी राजा के पास आते हैं और कहते हैं, महाराज, क्षमा चाहूंगा, लेकिन आपके लिए एक बुरी खबर है। कैसी बुरी खबर मंत्री? महाराज, महल में जो आपके दादाजी का शाही ताज था वो चोरी हो गया है। मंत्री जी की बात सुनकर राजा गुस्से में महल के सारे नौकरों को अपने पास बुलाते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों में से ही किसी ने मेरे खजाने से शाही ताज की चोरी की है, तो जिसने भी ये काम किया है वो सामने आ जाए और सच बता दे। मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे माफ कर दूंगा, साथ ही कुछ खजाना भी दूंगा। लेकिन अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारे साथ सबके सामने जो करूंगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। राजा यह कहकर एक एक नौकर से पूछताछ करते हैं। तभी मंत्री जी राजा से कहते हैं, महाराज, मुझे लगता है कि ये काम हमारे राज्य के किसी नौकर का नहीं है, बल्कि दूसरे राज्य से आए हुए उस भोलूराम का है। नहीं, मुझे नहीं लगता मंत्री जी कि भोलू राम ऐसी हरकत करेगा। वो तो मुझे बहुत सीधा और ईमानदार लगता है। लेकिन महाराज, मुझे तो यही लगता है। अच्छा मंत्री जी, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि महाराज, एक वो ही है जो सफाई के बहाने अधिकतर महल के अंदर बाहर आता जाता है। महाराज, मुझे लगता है कि हमें भोलूराम की तलाशी लेनी चाहिए। अच्छा ठीक है मंत्री जी, चलिए जहाँ भोलू राम रहता है हम सब वहीं चलते हैं। राजा यह कहकर भोलूराम के पास जाते हैं और कहते हैं, क्यों भोलू राम, मैंने तुम्हें सीधा और ईमानदार समझकर अपने राजमहल में काम दिया और तुमने मेरे ही खजाने से चोरी कर ली। चोरी? कैसी चोरी महाराज? भोलूराम, जितने सीधे तुम दिखते हो उतने हो नहीं। अब सीधे सीधे जल्दी बताओ, तुमने महाराज का शाही ताज कहाँ छुपाया है? महाराज मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई ताज नहीं चुराया। मैं चोर नहीं हूँ महाराज, मैं चोर नहीं हूँ। भोलूराम अपनी बेगुनाही साबित करने की बहुत कोशिश करता है, मगर राजा उसकी एक नहीं सुनते और मंत्री जी से तलाशी लेने के लिए कहते हैं। तलाशी लेने पर उन्हें वहां से सोने के कुछ सिक्के मिलते हैं। ये देखिए महाराज, ये वही सिक्के हैं जो आपके खजाने में हुआ करते थे। राजा उन सोने के सिक्कों को देखकर गुस्से में भोलूराम से कहते हैं, भोलू राम, मैंने तुम पर भरोसा किया और बदले में तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया।
अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम हमेशा के लिए हमारे महल में कैद रहोगे। सिपाहियों, ले जाओ इसे और तब तक मारो जब तक ये शाही ताज का पता न बता दे। कई दिनों तक भोलूराम को कैद करके उससे पूछताछ की जाती है, मगर भोलूराम अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकालता। मंत्री जी, भोलूराम को कैद करे कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उसने शाही ताज के बारे में कुछ नहीं बताया। अब हम ऐसा क्या करें जिससे वो हमारे शाही ताज का पता बता दे। राजा यह बात कह ही रहे थे कि तभी वहां भोलूराम का छोटा बंदर आता है और राजा से कहता है, प्रणाम महाराज। अरे अरे, तुम तो वही बंदर हो ना जो उस भोलूराम के साथ हर समय रहा करते थे। जी महाराज, मैं वही बंदर हूँ। मगर मैंने तो पहले कभी तुम्हें बोलते हुए नहीं देखा। जी महाराज, क्योंकि मैं ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता। महाराज, मैं जानता हूँ कि आपका शाही ताज कहाँ है और किसने उसे चोरी किया है। अच्छा तो बताओ फिर, हमारा शाही ताज कहाँ पर है? महाराज, महल के पीछे जो जंगल है, उस जंगल में एक छोटी सी गुफा है। वो शाही ताज उसी गुफा में छुपाया गया है। अच्छा, लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? महाराज, मेरी एक शर्त है। अगर आप मेरी शर्त पूरी करेंगे तो ही मैं बताऊंगा कि आपके शाही ताज को किसने चुराया है और मुझे ये सब कैसे पता चला। ठीक है, तुम्हारी शर्त मंजूर है। बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? महाराज, आपको मेरे मालिक यानी भोलूराम को अपनी कैद से आजाद करना होगा। अच्छा, अगर तुम्हारे मालिक ने चोरी नहीं की तो हम उसे जरूर आजाद कर देंगे। राजा उस बंदर की बात सुनकर अपने सिपाहियों से भोलूराम को आजाद करने के लिए कहते हैं, लो, मैंने तुम्हारे मालिक को आजाद कर दिया। अब मुझे सब सच बताओ। महाराज, आपका शाही ताज किसी और ने नहीं बल्कि आपके मंत्री जी ने ही चुराया है। महाराज, ये बंदर झूठ बोल रहा है। भला मैं आपका ताज क्यों चुराऊंगा? मैंने आपका नमक खाया है। मैं आपके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मंत्री की यह बात सुनकर राजा उस बंदर से कहते हैं, क्या? अरे मूर्ख बंदर, तुम क्या कह रहे हो? तुम हमारे मंत्री जी पर झूठा आरोप लगा रहे हो। महाराज, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए और खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। राजा उस बंदर की बात मानकर सबके साथ जंगल की तरफ निकल जाते हैं। छोटा बंदर सबको उस जंगल में बनी गुफा में ले जाता है और वहां पर छुपाया हुआ राजा का शाही ताज राजा को दिखाता है। मंत्री जी, आपने हमारा ताज चुराया, मगर क्यों मंत्री जी? महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैंने ये ताज नहीं चुराया। ये जरूर इस बंदर और उसके मालिक भोलूराम की कोई चाल है। लेकिन अब राजा को भी मंत्री पर शक होने लगता है। राजा मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, आप मेरे साथ इतनी बड़ी दगाबाजी करेंगे मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन अब आपकी सजा आपको जरूर मिलेगी। आपकी सजा यही है कि आप भोलूराम की जगह महल में कैद रहेंगे और आपकी जगह भोलूराम महल का नया मंत्री बनेगा। मंत्री को सजा सुनाने के बाद राजा भोलूराम से कहते हैं, अरे भोलूराम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बेवजह सजा दी। अरे नहीं नहीं महाराज, आप मुझसे माफी मत मांगिए महाराज। भोलूराम, तुम्हारा ये बंदर बहुत समझदार है और तुम्हारा बहुत ही वफादार साथी है। अगर आज ये ना होता तो सच में हम तुम्हें हमेशा के लिए अपनी कैद में रखते। जी महाराज, मैं जानता हूँ मेरा ये छोटा सा साथी मेरा वफादार है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये बोल भी सकता है। वैसे छोटे बंदर, तुम्हें कैसे पता चला कि ये सब मंत्री जी ने किया है? महाराज, जब आप भोलूराम को सजा देने के लिए ले जा रहे थे, तब मुझे एक सोने का सिक्का मंत्री जी के पास से गिरा हुआ मिला।
उस दिन से मैंने मंत्री जी पर नजर रखना शुरू कर दी, और फिर जैसे ही मुझे ताज का पता चला तो मैंने आपको आकर बता दिया। शाबाश छोटे बंदर, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। शुक्रिया मेरे छोटे बंदर, मैं तुम्हारी वफादारी को सलाम करता हूँ। इतना कहकर वह अपने छोटे बंदर को गले लगा लेता है